हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, क्या काम करती है, डायरेक्शन को बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी कर्वी है तो वहाँ पे किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की तो हम क्या कर देते हैं, उस पर एक टेंजेंट लाइन खींच देते हैं। हमने कल ये देख लिया था। तो टेंजेंट लाइन जो है वो डायरेक्शन बताती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अच्छा, इसमें हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, वो ये था कि अगर चार्ज मेरे इंडिविजुअल हैं तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती हैं। प्लस क्यू है तो बाहर की तरफ होगी, माइनस क्यू है तो अंदर की तरफ होगी। और अगर पेयर में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस क्यू चार्ज से शुरू होकर माइनस क्यू चार्ज पर खत्म होती है। ये हमने बात कर ली थी। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी देखें। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ देयर इज नो चार्ज, ठीक है, मतलब कोई जगह है या स्पेस है वहां पे मेरे पास कोई चार्ज नहीं है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस considered to be continuous curve that do not cut। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास सिंगल चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, सिंगल सिंगल प्लस और माइनस, तो फील्ड लाइंस बाहर अंदर होंगी। पेयर में तो इस तरीके से होंगी। पर अगर कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है, उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसी मानी जाती है, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब जो कहीं पे भी ब्रेक नहीं होती, कंटिन्यूस रहती, लगातार रहती है, जो कहीं पे भी ब्रेक नहीं होती, वो कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो फील्ड लाइंस हैं वो कंसिडर की जाती है कंटिन्यूस, और वो भी कैसी कंटिन्यूस, जो एक दूसरे को ब्रेक नहीं करती। समझ में आ गई बात, मतलब एक फील्ड लाइन दूसरी फील्ड लाइन को कट नहीं करेगी। समझ में आ गई बात आपको। ठीक, नंबर तीन है अच्छा, इसी में टेंजेंट लाइन का भी अपन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। टेंजेंट लाइन का हम क्या बता देते हैं, द टेंजेंट टू एनी पॉइंट, मतलब किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा। द टेंजेंट टू एनी पॉइंट डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओके। नंबर 3 देखें आप, ये तो हम जानते हैं, ये टेंजेंट जो है वो डायरेक्शन को बताता है। नंबर 3, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, FIELD, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन, यानी कि कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, ठीक है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट स्टार्ट्स और एंड, यानी कि किसी भी चार्ज से स्टार्ट होने वाली और उस पर खत्म। पहले मैं लाइन लिख दूं पूरी, फिर समझाती हूँ। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट स्टार्ट्स और एंड एट अ चार्ज is directly proportional to the magnitude of charge। यानी कि सपोज करो आपके पास कोई भी चार्ज है ना, और वो चार्ज क्या है आपके पास, स्मॉल क्यू। ठीक है, तो जो स्मॉल क्यू चार्ज है इससे शुरू होने वाली और इससे खत्म होने वाली, यानी कि जो स्मॉल क्यू चार्ज है इससे या तो शुरू होगी या इस पे खत्म होगी। उस पर जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड, भाई शुरू है खत्म होने से मतलब है या तो ये चार्ज प्लस क्यू होगा या फिर ये माइनस क्यू होगा। प्लस क्यू है तो इससे शुरू होंगी और माइनस क्यू है तो इस पर खत्म होगी। तो कितने नंबर होंगे भाई, किसी भी चार्ज की जो कैपेसिटी होगी उस हिसाब से उसकी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उससे बाहर निकलेगी। जैसे आपने देखा होगा ना, चुंबक होती है, अगर आपके पास कोई बहुत ही वीक चुंबक है, वीक मैग्नेट है, तो वो कम बल से आकर्षित करते हैं एक दूसरे को या कम बल से रिपेल करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन अगर आपने दो स्ट्रॉन्ग चुंबक ले ली, दैट मीन्स कि वो एक दूसरे को, उनकी रेंज ज़्यादा होती है, अगर मैं उनको इतने डिस्टेंस पे भी रखूंगी तो भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन कम रेंज की है तो अगर आप इनको यहाँ तक लेकर आओगे तो ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है।
तो चार्ज की भी कैपेसिटी है, उसकी रेंज है। अगर चार्ज कम मैग्नीट्यूड का है तो उससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम निकलेंगी, और अगर ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी ज़्यादा निकलेगी। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे? किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। अगर 2 कूलाम का चार्ज है, मैग्नीट्यूड से मतलब है 2 कूलाम का चार्ज है, तो हो सकता है कि फील्ड लाइंस 4 निकले, लेकिन अगर 4 कूलाम का चार्ज है तो उससे फील्ड लाइंस डबल हो जाएंगी। समझ में आ रही है बात? यानी कि कितनी निकलेगी? ज़्यादा निकलेगी, 4 दूनी 8 निकलेंगी। समझ में आ गई? 2 से निकल रही है इतनी, 4 से निकलेगी 8। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो डिपेंड किस पे करेगा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी बढ़ेगी, मैग्नीट्यूड कम होगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी कम हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always normal मतलब perpendicular, normal to the surface of conductor। ठीक है, मतलब अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट या चार्ज फ्लो हो सकता है ना, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा उसके सरफेस के कैसी होंगी? परपेंडिकुलर। सपोज करो आपके पास ये कोई कंडक्टर है, ये वायर है, कंडक्टर है, तो इसकी जो फील्ड लाइंस होगी वो इसके सरफेस के कैसे होगी? परपेंडिकुलर। सपोज करो ये पेन आपका कोई कंडक्टर है, तो इसमें जो फील्ड लाइंस होगी ना वो पता है कैसे निकलेगी? जैसे ये रिफिल जा रही है ना, यहाँ से अंदर से होकर के, और ऐसे आप रिफिल को कैसे निकालोगे? बाहर, यहीं से तो निकालोगे। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगी, इसकी जो सरफेस है उससे बाहर निकलेंगे, अंदर से होकर के बाहर। समझ में आ गई बात आपको? तो अगर आपका सरफेस कैसा है? कंडक्टर, तो कंडक्टर है तो उसके सरफेस के नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर होगी, क्या होगी? फील्ड लाइंस। समझ में आ गई बात? ठीक है, कोई भी कंपोनेंट उसके पैरेलल नहीं होगा, मतलब ऐसे नहीं होगा। ये पूरी सरफेस है उसकी, इस सरफेस के पैरेलल इस तरीके से नहीं चलेगी, जो जाएगी उसके सरफेस के कैसे जाएगी? नॉर्मल मतलब इससे बाहर निकलेगी। जैसे अगर मुझे ये पेन खोलना है तो मैं इसको हटा करके इसकी रिफिल को बाहर निकाल लूंगी, तो बाहर अंदर से ही तो निकालूंगी। ठीक है, तो अंदर से इस तरीके से होके मैं बाहर निकालूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगी। जैसे ये उंगली और ये पेन एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस कभी भी नहीं होंगी, सरफेस के कैसे होगी? परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई है? तो ये सरफेस है, जैसे ये ढक्कन दिख रहा है आपको, इसके जस्ट परपेंडिकुलर अंदर से होकर के। समझ में आ गई? ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी कंप्लीट। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, आपसे कह देगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझाइए, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड डिस्क्राइब सम प्रॉपर्टीज, तो वो नंबर दे देगा, या तो फिर आपको कि भाई 2 बताइए, 4 बताइए, 5 बताइए, उसी हिसाब से आप बता देना। ठीक है, 4 प्रॉपर्टी हो गई, 5वीं। ठीक है, इसमें क्या है? 2 फील्ड लाइंस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, कैन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि 2 फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, यानी कि ये इसको काट नहीं सकती। यानी कि एक फील्ड लाइंस ये है, दूसरी फील्ड लाइंस ये है, तो ये कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। क्यों नहीं काट सकती? इसलिए नहीं काट सकती भाई, क्योंकि इस पर्टिकुलर एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट, यानी कि अगर वो काटती है, तो इफ दे इंटरसेक्ट देन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैज 2 डायरेक्शन दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। बात समझ में आ गई? तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटें। अगर काटेगी तो एक बिंदु पर फील्ड की 2 डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नंबर 6,
नंबर 6 क्या कहती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यानी कि विद्युत जो स्थितिकी है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, मतलब कभी भी फील्ड लाइंस एक कंप्लीट लूप नहीं बनाती कि भाई एक लाइन यहाँ से शुरू होके उसी बिंदु पर खत्म। मान लो 2 बिंदु है ए और बी, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से शुरू होके एक फील्ड लाइन ऐसे और फिर बी से शुरू होके वापस ए पे नहीं आ सकती। मतलब ए से शुरू, क्लोज कब बनेगा, जब जहाँ से हम शुरू हुए वहीं पे वापस आ जाएंगे, तभी तो क्लोज लूप बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक बिंदु से शुरू होकर के वापस उसी बिंदु पर नहीं आती हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्या नहीं करती, क्लोज लूप नहीं बनाती। डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। समझ में आ गई? दिस मीन्स field lines can never be start or end at the same point, यानी कि एक ही बिंदु पर शुरू और खत्म नहीं हो सकती। क्लोज लूप का मतलब यही तो होता है। ठीक है, ओके। नंबर 7, ठीक है। अब अच्छा, एक मैं बता दूं आपको कि पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड सेम इन मैग्नीट्यूड, then the field is called uniform electric field। समझ में आ गई बात? यानी कि अगर आपके पास फील्ड लाइंस इस तरीके से हैं तो आप क्या कहोगे इसको कि फील्ड लाइंस कैसी हैं, यूनिफॉर्म, यानी कि ये कैसा फील्ड क्या आएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। समझ में आ गई बात आपको? तो अगर वैसे तो इसमें 3 कंडीशंस होती हैं, यानी कि जैसे अभी तो मैंने इसको सिंपल करने के लिए कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल भी है और मैग्नीट्यूड में सेम भी है, तो आपका फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। लेकिन अगर सपोज करो एक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही है और एक का मैग्नीट्यूड कम है और एक का उससे भी कम है, तो भी ये फील्ड कैसा कहलाएगा, यूनिफॉर्म। तब भी ये फील्ड कैसा कहलाएगा, यूनिफॉर्म, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पैरेलल होने चाहिए। अब वो मैग्नीट्यूड में कम या ज्यादा भी हो सकती है। समझ में आ गई बात? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल ही है खाली, तो भी वो यूनिफॉर्म फील्ड ही है। पर मैंने आपको उसमें एक चीज और ऐड कर दी कि अगर वो मैग्नीट्यूड में भी सेम है तो भी वो यूनिफॉर्म फील्ड होगा, यानी कि ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है ना, और ये भी एक यूनिफॉर्म फील्ड है। दोनों ही फील्ड यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म फील्ड होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मस्ट बी पैरेलल। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, ओके। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो नहीं पाएगा। कल हम शुरू करेंगे नया टॉपिक हमारा, और वो है हमारा डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है भाई, हर दूसरे साल पूछा जाता है और आगे तक काम आएगा। आप हायर स्टडीज में भी जाओगे तो भी आपको काम आएगा इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट, आगे तक काम आते हैं। चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप IIT दे रहे हो, है ना, AIEEE कुछ भी दे रहे हो, JEE मेन या JEE एडवांस दे रहे हो, नीट दे रहे हो, है ना, आगे BSc कर रहे हो, MSc कर रहे हो, है ना, कुछ भी कर रहे हो आप, हर फील्ड में आपको ये इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट काम आएगा अगर आप इन फ्यूचर जुड़े रहते हो फिजिक्स से। तो समझ में आ गई? कल हम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे। प्रॉपर्टीज आपकी फील्ड की कंप्लीट हो गई है। ठीक है, थैंक यू।